देश की राजनीति, देश के चुनाव और 24 का वो सबसे बड़ा महाचुनाव, इस सब को लेकर जारी है हमारा एक खास शो किस्सा कुर्सी का। इस शो में आपको अब हम बताएंगे कि कैसे 24 में आम चुनाव के लिए चुनावी बिसात बिछाई जा रही है। अभी से कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस मध्य प्रदेश में चुनाव जीतने के अभियान में कैसे जुटी हुई है और मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता कमलनाथ कैसे खुलकर हिंदुत्व का कार्ड भी चल रहे हैं। कांग्रेस आज शाम 6 बजे मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ कराने जा रही है। इस बीच पार्टी ने बड़ा दावा भी कर दिया। कांग्रेस कह रही है कि आरएसएस ने एमपी चुनाव को लेकर जो सर्वे कराए हैं उसी में बीजेपी हारती हुई दिखाई दे रही है। तो अब एमपी की इस चुनावी राजनीति को लेकर सवाल हमारा कि आखिर आरएसएस ने सर्वे कराया तो कांग्रेस पार्टी को किसने बताया? कहां हुआ यह सर्वे? इस सर्वे क्या बता रहा है? दूसरा, हिंदुत्व की पिच पर बजरंग भट्ट कमलनाथ उतर चुके हैं और जो कर्नाटक में हुआ था अब वो मध्य प्रदेश में करने की तैयारी है। तीसरी बड़ी बात, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जुड़ गए तो क्या शिवराज और सिंधिया पिछड़ गए? क्या ऐसे ही संकेत मध्य प्रदेश दे रहा है? और चौथा, एमपी में बाबा बागेश्वर बनाने वाले हैं क्या सरकार? बाबा बागेश्वर की, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की आखिर क्या भूमिका होने वाली है इस चुनाव में लेकर? हर जगह वही छाए रहते हैं। पहले आपको हम वो ट्वीट दिखाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो ट्वीट करके दावा किया कि बीजेपी एमपी का चुनाव हार रही है, वो जरा आप देखिए। इस ट्वीट में यह दावा किया गया है कि आरएसएस का सर्वे सामने आया और इसमें यह बताया गया है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी 103 सीट पाएगी। यह जनवरी का सर्वे बताया गया। फिर फरवरी का सर्वे बताया, उसमें बताया बीजेपी को 95 सीट आ रही हैं। यह इंटेलिजेंस का सर्वे था। तीसरा सर्वे मार्च 2023 का, जिसमें बीजेपी को 80 सीट पर केवल मात्र दिखाया गया। और अप्रैल के सर्वे में कांग्रेस पार्टी का दावा है कि बीजेपी 70 पर आ गई और मई में 65 और जून आते आते कांग्रेस पार्टी का दावा है कि जो सर्वे हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी 55 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। यानी कांग्रेस कह रही है जितने सर्वे हुए, आरएसएस ने सर्वे कराया, इंटेलिजेंस ने सर्वे कराया, कांग्रेस पार्टी ने अपना इंटरनल सर्वे कराया, सब में बीजेपी हार रही है कर्नाटक की तरीके से। तो अब सवाल यह है कि आखिर ये सर्वे के जरिए कौन सा माइंड गेम कांग्रेस पार्टी खेलना चाहती है? क्या ऐसा कोई सर्वे हुआ है? प्रदीप जी, आरएसएस सर्वे कराती है? मैंने तो आज तक नहीं सुना कि सर्वे कराती है आरएसएस, और कोई सर्वे कभी सामने आया हो ऐसा भी नहीं। मैंने ये चर्चा इस तरह की 2012 के गुजरात चुनाव से सुनी, जब कांग्रेस पार्टी ने चलाया कि आरएसएस ने सर्वे कराया और मोदी हार रहे हैं। ये वहां से शुरू हुआ है। उसके बाद आईबी के नाम पर तो लोग करते ही रहते हैं। अरविंद केजरीवाल अभी इसी गुजरात में उन्होंने कहा, हाँ, आईबी ने कहा है कि सरकार हमारी बन रही है लेकिन थोड़ी मेहनत करनी है जिससे 2/3 आ जाए। और आपको याद होगा 2017 के विधानसभा चुनाव में, पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बीबीसी का एक सर्वे जो है वो उसका दावा पेश किया और उसके पोस्टर पूरे प्रदेश में लगवा दिए कि 90 सीट मिल रही है, ये बीबीसी वालों ने बता दिया। तो ये साइकोलॉजिकल वारफेयर है। अच्छा, हाँ, ये इसका और कोई मतलब नहीं है कि माहौल बनाओ। उस टारगेट कांग्रेस पार्टी कर रही है उस वोटर पर जो फ्लोटिंग वोटर होता है, जो अनडिसाइडेड होता है, जो एक ऐसा वोटर होता है जो जिसकी नज़र में जो जीत रहा है उसको वोट न देना वोट खराब करना होता है। तो उस साइकोलॉजी पर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है कि देखिए इतने सर्वे आ रहे हैं, सब बता रहे हैं कि हम जीत रहे हैं और बीजेपी हार रही है। बीजेपी पूरे देश में, मध्य प्रदेश बीजेपी का, मध्य प्रदेश और गुजरात ऐसी इकाइयां हैं जो जनसंघ के समय से संगठन की दृष्टि से सबसे मजबूत है। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद केवल 7-8 सीटों का फर्क था 2018 में कांग्रेस और बीजेपी में। तो इसलिए जो है ये 55 सीट, और अभी हो सकता है चुनाव आते आते तो हमारा ख्याल 5-7 सीट पर आ जाएगी बीजेपी, जिस स्पीड से जो है सीटें घट रही हैं। तो ये इन सर्वे और नो सर्वे, एक बात तो साफ है भाई, 18 का चुनाव जीती तो कांग्रेस पार्टी थी। 18 के चुनाव में 114-109 था आंकड़ा बीजेपी कांग्रेस पार्टी का। तो अब कांग्रेस पार्टी अगर ये कहती है कि एक तो हमारा चुनाव चुरा लिया इन्होंने, हमारी सरकार चुरा ली एक तो अब वो 17 साल की एंटी इनकम्बेंसी प्लस ये जो धोखा किया, इस सब का सिला जनता देने वाली है। ये अब धोखा तो तब मानेंगे भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया साथ आए, उनके लोगों ने इस्तीफा दिया और वो जीत कर आए। अगर मतदाता धोखा मानता तो उन सबको हार जाना चाहिए था। और जो ताकत कम ज्यादा,
23 गए थे इनके साथ, 23 इनके साथ गए थे, जीत गए थे। हाँ 8 या 9 हारे थे। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की ताकत कम हो या ज्यादा उस पर बहस हो सकती है, लेकिन उनकी कुछ तो ताकत है, कुछ तो प्रभाव है, वो तो कांग्रेस से निकल गया है और बीजेपी के साथ जुड़ा। ये आप मुझे बताएं, हर आदमी इस वक्त जरा मामा जी को थोड़ा परेशानी में देखा हुआ महसूस कर रहा है कि परेशानी में है, बीजेपी दिक्कत में है क्या? नहीं, मामा जी की दिक्कत बाहर से कम अंदर से ज्यादा है। बीजेपी क्योंकि 17 साल से चीफ मिनिस्टर हैं, अब आखिर कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा, वी.डी. शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर, इनके अंदर भी तो आकांक्षाएं हैं कि कब तक मतलब जो है पार्टी जो है मामा को ढोएगी, तो वो दिक्कत मामा की है। और दूसरी बात ये है कि निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में एक एंटी इनकम्बेंसी तो है बीजेपी के खिलाफ। मैं सर्वे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सहमत हूँ प्रदीप जी से कि आरएसएस सर्वे असेसमेंट तो कराती है आरएसएस, क्योंकि मात्र संगठन है बीजेपी का, उसको चिंता रहती है अपने बच्चे की कि हमारा जो बच्चा बेटा बेटी जो है उसका स्वास्थ्य कैसा है, इसके बारे में हम पता करें। तो वो अपना एक इंटरनल असेसमेंट, उसको सर्वे कह लें, कराती है और फीडबैक देती रहती है पार्टी को। ये तो हमने भी, जब से मैं पॉलिटिकल जर्नलिज्म कर रहा हूँ तब से ये चर्चाएं हर जगह चलती रहती हैं कि आरएसएस का असेसमेंट ये है, आरएसएस का मानना ये खूब चलते हैं। बीजेपी वाले भी कहते हैं कि संघ का ये आया है ऑफ द रिकॉर्ड में। खूब चला था 22 के चुनाव से पहले कि आरएसएस ने कह दिया है बड़ी 2017 में भी चला था, यूपी में 2017 में चला था, हमेशा चलता है, ये आता है। अब कांग्रेस ने उसको पूरा ट्विटर पे डाल दिया, और हालांकि कांग्रेस ने जिस सर्वे की बात की उसमें कई सर्वे हैं, उसमें एक अखबार का सर्वे भी है जो 55 सीटों वाला है। आईबी, अच्छा आईबी तो ऐसा है, देखिए आरएसएस और आईबी दोनों की फंक्शनिंग इस मामले में एक जैसी है, न वो खंडन करेंगे न वो उसका समर्थन करेंगे, पुष्टि करेंगे। आप कुछ भी लिख दीजिए कि आईबी के सूत्रों के अनुसार या आरएसएस के सूत्रों के अनुसार। ठीक है, अब जो चलिए सर्वे हुआ है नहीं हुआ, उन्होंने तो आंकड़ा दिया है, ये आंकड़ा आपको लग रहा है कि आज के माहौल में कुछ वास्तविकता के करीब है क्या, 55 पहुंच जाएगी बीजेपी? नहीं, इतना मैं इसको, मतलब मेरी अपनी जो समझ है उस हिसाब से मैं इतना नहीं मानता हूं कि बीजेपी 55 पहुंच जाएगी और कांग्रेस एकदम से जो है 55 में माइनस कर दीजिए कितनी सीटें आती हैं हर्षवर्धन जी, अगर 170-80, मुझे ऐसी कोई हवा इस तरह की नहीं। हाँ, ये है कि लड़ाई वहाँ कांटे की है, टक्कर की है, और बीजेपी को थोड़ा सा जो खबरें आ रही हैं अभी, चूंकि हमारे ऑफिस के भी कई जर्नलिस्ट जो हैं जो मध्य प्रदेश में रहते हैं वो कहते हैं कि इस बार थोड़ी सी पिछली बार के मुकाबले ज्यादा प्रॉब्लम है। अच्छा। ये एक बात आ रही है, लेकिन इतनी ज्यादा हो जाएगी ये मुझे नहीं लगता है। और देखिए अभी समय है चुनाव में, 5-6 महीने 7 महीने हैं, अभी रिकवरी भी हो सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसा मध्य प्रदेश जो है, उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ मध्य प्रदेश जनसंघ के जमाने से है। तो इतनी आसानी से ये मान लेना कि एकदम से सफाया हो जाएगा, मैं अभी। अब जैसा हम लोग अभी कर्नाटक की और बंगाल की बात कर रहे थे, तो वहां बात हुई कांग्रेस पार्टी के साथ मुसलमान वोट जुड़ रहा है, ये और विपक्षी दलों की चिंता हो सकती है। लेकिन मध्य प्रदेश में तो ये कोई फैक्टर है नहीं, वहां तो दो ही मुस्लिम फैक्टर 7-8% है, जो है वो कांग्रेस का ही, कांग्रेस के साथ ही है। वहां कोई रीजनल पार्टी नहीं। तो क्या कमलनाथ जो अब हनुमान चालीसा भी कराएंगे, कमलनाथ जो बाबा बागेश्वर के धाम में भी जाते हैं, उनके चरणों में बैठ करके तस्वीर भी खिंचवाते हैं, तो वो वायरल तस्वीर वायरल भी करते हैं। उनको हिंदू वोटर चाहिए। नहीं, देखिए सौरभ जी, ये जो सर्वे आया तो ये तो हर कोई जानता है कि संघ ऐसा सर्वे नहीं कराता है। पहले क्या होता था कि जब विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव होता था तो भाजपा के जो दावेदार होते थे वो कहते थे कि संघ वाले सर्वे में कुछ गया नाम कि नहीं गया, इस तरह की बात होती थी। अच्छा, कोई कहता था कि अच्छा जिसका टिकट नहीं होता था तो कहता था संघ वाले सर्वे में गया, भाजपा वाले में रह गया। तो इस तरह की चर्चा संघ और भाजपा के बीच में तो होती थी। सर्वे कोई भी चुनावी लिहाज से संघ नहीं कराता है, ये मैं प्रामाणिक तौर पर कह सकता हूं, जितना मैं संघ को जानता हूं। कोई सर्वे नहीं कराता है, किसी भी तरह का असेसमेंट भी नहीं कराता है चुनावी तौर पर। उसका जो असेसमेंट होता है, ढेर सारे पूर्णकालिक होते हैं, प्रचारक होते हैं, अलग अलग जगह काम कर रहे होते हैं, उनकी अपनी मुद्दों के आधार पर लोगों की इस पे नाराजगी है क्या, इस पे गुस्सा है क्या, ये वो बताते हैं, ये रिपोर्ट जरूर जाती है। लेकिन आप जरा सोचिए, कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर्वे की, जो सो कॉल्ड है, जो हुआ भी नहीं, उसकी जरूरत क्यों पड़ रही? इसका मतलब यह है कि मध्य प्रदेश में चाहे जितनी हवाबाजी की जाए, भारतीय जनता पार्टी आज भी पूरी तरह से मजबूत है। और मैं तो आपको कहूंगा कि 2018 में जो कुछ सीटों से हार गई भाजपा, उसका ग्रह कटा। शायद वो ना हारती तो अब वो बुरी तरह से हारने की स्थिति में होती, और अब शायद उसकी स्थिति अच्छी नहीं होती। लेकिन वो जो हारने के बाद 2018 से बेहतर परिस्थिति में भाजपा, मेरा ये मानना है कि मुकाबला जरूर कड़ा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बेहतर स्थिति में है। ये ठीक उसी तरह की स्थिति है जैसे
गुजरात के लिए 2017 में कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी हार गई, 99 पे पहुंच गई थी। आप उसके बाद 22 का नतीजा आपने देखा। मेरा यह मानना है कि इस बार भी फिर से मध्य प्रदेश में वो स्थिति बन सकती है, मुकाबला कड़ा होने के बावजूद। क्यों? मैं इसको बता रहा हूं। मैं अभी मध्य प्रदेश रह के आया, हर कोई कह रहा है भाजपा की स्थिति बहुत खराब है। हम लोग भी मानते हैं पत्रकार के तौर पर। क्यों मानते हैं? क्योंकि इतने समय में एक शिवराज का चेहरा देखा। एक खबर खूब चलती है कि भाई मोदी शाह पता नहीं कितना पसंद करते हैं, कितना नापसंद करते हैं। अच्छा, कैलाश विजयवर्गीय एक नेता आ सकते हैं क्या? कहते हैं नहीं, आजकल उनका भी थोड़ा मामला खराब है। अच्छा, प्रहलाद पटेल का कुछ बन रहा है क्या? बीच में एक दिन तो व्हाट्सएप पे आ गया कि अरे परिवर्तन होने जा रहा है। फिर कोई कहता है कि नहीं तोमर जी हैं, अच्छा नहीं अब केंद्र में आ गए। मुझे लगता है कि विशेष करके जिसको हम कहते हैं ना कि एक हम लोगों की जो बुद्धि होती है, जिस तरह से हम सोचते हैं, तो हमें कुछ जो नकार होता है वो ज्यादा तेज सुनाई देता है, लाउड सुनाई देता है। शिवराज सिंह चौहान योजना के लिहाज से, सरकार पर ग्रिप के लिहाज से, और जो प्रदीप जी ने कहा कि मध्य भारत में इतना मजबूत संगठन और कहीं नहीं है, तो कड़ी लड़ाई है, मुश्किल होगी लड़ाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ग्रिप मुझे कमजोर नहीं दिखती। एक ऐसे नेता के तौर पर जिसकी हर जगह एक्सेप्टेंस है मध्य प्रदेश के अंदर, और ओबीसी चेहरा, क्या कोई जोड़ है क्या, या कोई विकल्प है शिवराज का? बिल्कुल नहीं। असली बात यही है, शिवराज सिंह चौहान का कोई विकल्प मध्य प्रदेश में भाजपा के पास नहीं। एक बात, क्या दूसरा, क्या शिवराज आज भी लोगों को पसंद है? उतने ही पसंद है 17 साल के बाद? उतनी एक्सेप्टेंस है? ये इसके बारे में विश्वास पूर्वक नहीं कहा जा सकता। देखिए, एक फैटीग फैक्टर होता है किसी भी चेहरे को लेकर, जो छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के साथ बहुत ज़्यादा था, शिवराज सिंह चौहान के साथ कम था। दो चीज़ें जुड़ गई थी उस समय, अगर आप याद कीजिए। एक, किसानों की नाराज़गी, फायरिंग हुई थी, गोली चली थी, और दूसरा आरक्षण का मामला जिस पर सवर्ण नाराज हुए और नोटा पर वोट इतने ज़्यादा गए कि वो 5 सीटों का अंतर नोटा के अगर आप वोट गिनिए तो शायद वो अंतर न। सही कह रहे हैं, बहुत बड़ा मुद्दा था सवर्णों की नाराजगी। इस बार ठीक हो गया सब? बिल्कुल ठीक हो गया। वो 10% आरक्षण हो गया। उसके अलावा उनके सेटिस्फेक्शन के लिए और सरकार ने काम किया। और चेहरा आपने कहा, चेहरा बीजेपी के पास विकल्प नहीं है, और स्वीकार्यता के मामले में ऐसा नहीं लगता कि बहुत पीछे चले गए हों शिवराज। उनके सामने कमलनाथ, जनता तो चेहरा ही देखेगी ना। हाँ, बिल्कुल। तो कांग्रेस ये कहती है नहीं, कि 15 महीने की सरकार नहीं भूला मध्य प्रदेश। हाँ, इसीलिए ये बीजेपी के एडवांटेज में है। क्यों है कि अभी तक जब 2018 तक बात होती थी तो 25-30 साल का जो आदमी है, उसने युवक है, उसने देखा ही नहीं कांग्रेस का शासन, तो उसके लिए तुलना करना बड़ा मुश्किल होता था। अब 1.25 साल का कमलनाथ का शासन देखने के बाद तुलना होगी 1.25 साल उनका, और कुछ लोग 17 साल की तुलना करेंगे, कुछ लोग ये 2-2.5 साल की तुलना करेंगे कि दोनों सरकारों में क्या अंतर था। दूसरी बात है, ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व की कोशिश करती है कांग्रेस पार्टी। देखिए, जब आपके पास ओरिजिनल हो तो कार्बन कॉपी कौन लेना चाहेगा? हिंदुत्व की ए टीम है बीजेपी, तो जिसको हिंदुत्व के मुद्दे पर वोट देना है वो बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस के साथ नहीं, लेकिन वो फटीग कांग्रेस के साथ दूसरे मुद्दों पर जा सकता है। आपकी बात समझे, लेकिन जिसको आपने फटीग फैक्टर कहा, क्या वही इस चुनाव का टर्निंग पॉइंट हो सकता है? क्या वही एक मुद्दा हो सकता है जिससे लोगों का मन पलटे? नहीं, फटीग फैक्टर भी एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत फैक्टर्स हैं। खास करके जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके, और खासकर जो सिंधिया जी के साथ आए थे, उनको लेकर के बहुत आपस में असंतोष है, झगड़े हैं, तनाव है, पब्लिक के अंदर भी एंगर है। अब आप पहली बार ग्वालियर में नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस 57 साल बाद अपना मेयर जिता के लाती है, जब सिंधिया चले जाते हैं बीजेपी में। तो ये भी मतलब अगर सिंधिया के जाने से बीजेपी को फायदा भी हुआ तो नुकसान भी हुआ है, क्योंकि एक बहुत एंटी सिंधिया कैंपेन जो बीजेपी वर्षों से चलाती रही पूरे उस भिंड और मुरैना और ग्वालियर चंबल संभाग में, वो जो वोटर है उस सिंधिया के उधर चले जाने से वो भी फिर डबल माइंडेड हो जाता है। अभी तो आपने बात की ना कि वही विधायक सब जीत भी गए दोबारा उपचुनाव में। विधायक जीत, चूंकि सरकार थी ना, बिना सरकार के चुनाव करा दिखा लेते, जिता लेते। सरकार जब होती है, 8 हारे भी, तो 8 हारे भी 23 में से, तो क्यों हारे? इसका मतलब जो है वो, तो जब सरकार होती है और सरकार चलने वाली है, केंद्र में सरकार बीजेपी की, राज्य में बना ली गई बीजेपी ने तो माफी भी मांगी उसके लिए, खैर मंच से। नहीं, वो तो माफी मांगी ही, उन्होंने माफी मांगेंगे ही, उसमें वो तो उनका अपना राजनीतिक पैतरा है जो भी है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि दोनों चीजें होती हैं, और ये सही है बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में है, लेकिन कई बार कर्नाटक में बहुत बीजेपी मजबूत थी,
और कर्नाटक नहीं कैसे कर कर्नाटक से तुलना नहीं, तुलना नहीं कर रहा हूं मैं, कर्नाटक में भी बीजेपी मौजूद बहुत मजबूत थी। तुलना क्यों नहीं? और कर्नाटक में भी वोट नहीं टूटा, मैं उसको वोट बता नहीं रहा टूटा? हूं। वोट नहीं नहीं, टूटा नहीं, ना? हर्षवर्धन- और 18 में भी बीजेपी का वोट नहीं गिरा था, बल्कि कांग्रेस से ज्यादा वोट मिला था। नहीं, नहीं, वोट 18 में नहीं कांग्रेस से टूटा, ज्यादा था। लेकिन एक बहुत 38% बड़ा था, फैक्टर 36% था। हुआ। आप देखिए, देखिए करना- जो अभी हम लोग ममता बनर्जी की बात कर रहे थे, उसको देखिए आप कर्नाटक में भी मुस्लिम वोटर क्षेत्रीय दलों को रिजेक्ट कर रहा है। कर्नाटक देखिए और बाई इलेक्शन पश्चिम बंगाल का देखिए, ये मध्य प्रदेश में फैक्टर नहीं है। नहीं, नहीं है। बिल्कुल नहीं, मध्य प्रदेश ना तो दूसरे मेरा फैक्टर कोई है। तुलना ही नहीं हर जगह। देखिए, एक तो ये कि आप लोग जब कह रहे हैं तो मैं ठीक उसी समय गया था मंदसौर जब कमलनाथ जी की सरकार बन गई थी। सिर्फ 8 महीने हुए थे और मैं बताऊं आपको कि वहां मैं इंडस्ट्रीज के साथ जब बैठा तो उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी कोई सरकार बिगाड़ सकता है, ये कांग्रेस से कोई सीखे। बिजली की व्यवस्था इतनी खराब हो गई थी, कोई भी पता कर ले कि जब 2018 में कमलनाथ जी की सरकार आई तो उसके बाद क्या हुआ। एक तो ये सीधे सीधे दिखता है जो प्रदीप जी ने कहा कि तुलना होगी। दूसरा, जब हम कह रहे हैं तो हम समझ नहीं पा रहे हैं, सारे लोग सिर्फ भावनात्मक तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस का बड़ा अच्छा हो गया। अरे भैया, कांग्रेस के पास कौन सा नया चेहरा है? वही कमलनाथ, वही दिग्विजय, जिन दिग्विजय से ऊब कर जनता ने उमा भारती और शिवराज सिंह चौहान को मौका दिया, वही कमलनाथ। तो मुझे लगता है कि कमलनाथ और दिग्विजय से आगे कांग्रेस नहीं पड़ पाई। वहां भी तो फटीक फैक्टर है। और कांग्रेस के भीतर कौन सी कमी है, कमजोरी की? एक से एक लड़ाई चल रही हर संभाग में। अगर भाजपा के नेता लड़ रहे हैं तो कांग्रेस के नेता भी लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बेहतर है, लेकिन मुकाबला फंसा है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अंदरूनी मामला हर्षवर्धन जी बहुत कह रहे मुश्किल है। हैं, अगर हर्षवर्धन जी कह रहे हैं मुकाबला फंसा है तो वाकई फंसा है और कांग्रेस आगे है। चलिए, अच्छा ठीक है, मुझे तो 30 आसानी सेकंड से- मुझे ब्रेक नहीं, लेने अच्छा है। ब्रेक लेने के लिए कहा था, लेकिन एक बात छूट जाएगी। ये बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हर जगह इस वक्त टीवी पर छाए हुए हैं, हिंदुत्व की बात और हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, ये कोई फैक्टर है क्या? बीजेपी वाले बहुत जाते हैं इनके पास। मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व के लिए किसी बाबा बागेश्वर की आवश्यकता है। वो सबसे बड़े हिंदुत्व के पुरोधा हैं। और ये गलती मैं फिर से कहता हूं कि राम मंदिर आंदोलन में बहुत बड़े बड़े धर्माचार्य थे, लेकिन उस आंदोलन के सबसे बड़े नेता सिंघल जी थे, रामचंद्र परमहंस दास थे, नृत्य गोपाल दास थे, रामविलास वेदांती थे। कोई और नेता नहीं हो सकता राजनीतिक तौर पर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।